साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बहुत सारी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। क्या कुछ बयान चल रहे हैं, बयानों के तीर चल रहे हैं, बल्कि एक से बढ़कर एक रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन इस बीच दोस्तों, मुझे उद्धव ठाकरे का एक बयान सुनने को मिला। आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, हार मान ली है। और उद्धव ठाकरे के लिए एक मुहावरा है ना कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा में। अब देखिए उद्धव ठाकरे के साथ कितनी बड़ी घटना हुई है। जिस मुख्यमंत्री के पद के लिए, सत्ता की लालसा के लिए, सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, उद्धव ठाकरे ने जो कुछ किया, आज स्थिति यह है दोस्तों कि ना तो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी रही और ना मिलने की संभावना है, बल्कि जो सारे आदर्श थे, पिता के आदर्श, भगवान राम, सनातन संस्कृति के लिए जो आदर्श थे, वो सब भी छूट गया। और तभी ये कहना पड़ रहा है दोस्तों कि माया मिली ना राम, अब जीवन भर भोगते रहेंगे उद्धव ठाकरे। आप बोलेंगे क्यों? तो मैं जरा एक बयान से शुरू करता हूं दोस्तों। एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे का बयान सुना। उनसे पूछा गया कि आप तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और खुलकर कह रहे हैं कि हाँ भाई, हम भी चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने मान लिया हार कि मुख्यमंत्री तो वो नहीं बन पाएंगे। हार मान ली है और खुलकर कह रहे हैं जो बात मैं आपको पहले भी कह रहा था कि शरद पवार ने उनको औकात दिखाई है और साफ कर दिया है कि जिसके ज्यादा विधायक होंगे वही बनेगा मुख्यमंत्री, आप नहीं बन सकते। क्या कुछ नहीं किया उद्धव ठाकरे ने दोस्तों। आपने ये बयान सुना या नहीं सुना, मैं आपको सुनाता हूं। एक बड़े चैनल में इंटरव्यू दे करके उद्धव ठाकरे ने मान लिया कि अब तो वही होगा जो शरद पवार चाहेंगे, जो कांग्रेस चाहेगी। मुख्यमंत्री ये नहीं बन सकते। और मुख्यमंत्री के चेहरे पर यह बयान था। मैं आपको सुनाता हूं, जरा ये हिस्सा सुनिए। मैं चाहता था कि अगर किसी एक फेस को हम प्रोजेक्ट करें, जरूरत नहीं कि मेरा फेस, अगर कांग्रेस में है या राष्ट्रवादी में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खैर वो दिन तो अब चले गए। और कल परसों पवार साहब ने कहा कि जिसके ज्यादा सीटें आएंगी, शायद हम मतलब अब तक कुछ ऐसा फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, तो उनका मुख्यमंत्री हो सकता है। उनको पूछा गया तो ऐसे भी हो सकता है, तो हो सकता है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला नहीं है। हम एक बात निश्चित, हम ये जो लुटारू सरकार है इनको भगाना चाहते हैं। ये हमें नहीं चाहिए। हम में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, खैर वो तो बात की बात, लेकिन ये लुटारू है जो महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, इनको तो हमें भगाना ही है। देख रहे हैं ना दोस्तों, क्या क्या बहाने हैं। कभी कहते हैं कि हम तो बस चाहते थे मुख्यमंत्री का फेस हो, किसी का भी हो। अरे किसी का भी कैसे हो, आप ही बनना चाहते थे, इसीलिए तो छोड़ दिया भाजपा को। विचारधारा के विपरीत चले गए और उसके बाद बोल रहे हैं नहीं, मैं तो इस लुटेरी सरकार को भगाना चाहता हूं। छोटा बनना मंजूर कर लिया, कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। और इसीलिए मैं आपको संजय राउत का एक पुराना बयान भी साथ के साथ सुना देता हूं। जब ये अकड़ करके कहते थे हम तो बिग ब्रदर हैं, बिग ब्रदर, हम ही तय करते हैं पूरे देश की राजनीति, और महाराष्ट्र में तो हमसे बड़ा कौन है, ये संजय राउत कहते थे। पूरा एकदम संदर्भ समझ में आ जाएगा। मैं वो बयान भी पुराना है, मैं सुना देता हूं 2019 का, सुन लीजिए। वी आर बिग ब्रदर, हम बड़े भाई हैं, हमेशा रहे हैं, और उस नाते इस देश की और राज्य की हम राजनीति करें। हमारे पास इस प्रकार से कोई जानकारी ना प्रपोजल है और ना हम इस प्रकार का प्रपोजल लेने के लिए बैठे हैं। हमने फिर एक बार कहा है, शिवसेना महाराष्ट्र में बड़ी भाई की भूमिका निभाएगी। देखा आपने दोस्त, कैसी अकड़। हम ही तय करेंगे देश की राजनीति, महाराष्ट्र में तो हम नंबर 1। लीजिए, महाराष्ट्र में ही तय हो गया। और नहीं बनेंगे उद्धव ठाकरे, ये आप क्यों नहीं बनेंगे ये भी आप देख लीजिए। कुछ ही समय पहले दोस्तों शरद पवार ने और कई बार कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की अगर जीत हुई तो वही मुख्यमंत्री बनेगा जिस पार्टी के ज्यादा विधायक होंगे। साफ कह दिया शरद पवार ने।
और एक दो बार अभी फिर कहा, और तभी जाकर के उद्धव ठाकरे भी विवश हो गए कि कोई फायदा नहीं, अब तो कुछ नहीं मिलना है। और आप ये जान करके हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आखिर जीतेगा कौन अधिक विधायक, ये भी तो समझना जरूरी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ तो बहुत बड़ा खेल हो गया है। भाई इस समय अगर आप देखिए, सिर्फ महाविकास अघाड़ी की बात कह रहा हूं, 288 सीटों में कांग्रेस बड़ा भाई बन गई। कांग्रेस 102 सीट, उद्धव ठाकरे की सेना 96 सीट सिर्फ, और शरद पवार की एनसीपी जो है वो 86 सीट। अब देख करके आपको यह लग सकता है दोस्तों कि शरद पवार तो अब भी कम है, उद्धव ठाकरे ज्यादा और उससे अधिक कांग्रेस है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्राइक रेट में पहुंचेंगे आप हैरान हो जाएंगे। और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ना बन सके, इसके लिए शरद पवार ने जमकर गोटियां सेट की। जैसे कहते हैं ना, रणनीति में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी एक कदम पीछे हटना पड़ता है। भाजपा को तोड़ना था। हिंदुत्व जो विचार के रूप में महाराष्ट्र में पूरी तरह से सिक्का जमा चुका है, उस भावना को तोड़ना था। हिंदुत्व के भीतर एक भेद पैदा करना था, और निश्चित रूप से वो कामयाब रहे जब उद्धव ठाकरे को ही तोड़ लिया। लेकिन एक बार तोड़ लेने के बाद क्या हुआ? शरद पवार ने गच्चा दिया दोस्तों। नाना पटोले तो फिर भी समझ गए थे, और इस बार जो इनको सीटें मिली उद्धव ठाकरे को, 41 सीटें कम हो गई। 41 सीटें। अब आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस 102, उद्धव 96 और शरद पवार 86। तो जरा गणित समझ लीजिए लोकसभा का, और स्ट्राइक रेट देखिए भैया। 21 सीटों पे लोकसभा चुनाव में लड़ी थी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, सिर्फ 9 सीटों पर जीत। कांग्रेस 17 पे, उससे 4 सीट कम, लेकिन 14 पर जीत गई, उससे 5 सीट ज्यादा। और सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट किसका रहा? शरद पवार की एनसीपी का। आप देखिए 10 सीटों पर सिर्फ चुनाव लड़ी, 8 सांसद जीत गए, 8 सांसद। अब उस हिसाब से अगर आप लगाइए तो कौन आगे है? अगर स्ट्राइक रेट से ही मान लीजिए तो तीनों बराबरी में आके गिरेंगे। लेकिन उद्धव को तो सबसे ज्यादा लॉस होगा। आप देख लीजिएगा, उद्धव के विधायकों की संख्या सबसे कम होगी। और उद्धव ठाकरे जीवन भर अगर अब नहीं बन पाए, जब वैचारिक रूप से खुद को खत्म कर लिया, बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को धाराशायी कर दिया, तो कब बनेंगे? उद्धव ठाकरे अब जीवन भर नहीं बन सकते दोस्तों, जीवन भर नहीं बन सकते। और ये तुलना कर रहे हैं भाजपा से। महायुति को कितनी सीटें मिली? भाई महायुति की बात करें तो भाजपा भी 148 पे लड़ रही है, 145 बहुमत का आंकड़ा है। जो शरद पवार की, अजीत पवार की एनसीपी 52 और शिंदे की शिवसेना, जो ओरिजिनल शिवसेना इस समय, वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है दोस्तों। मैं एक बार दिखा चुका हूं और फिर अभी दिखा देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 16-17 नेता इस समय इन्हीं महायुति की पार्टियों से लड़ रहे हैं। लीजिए, सबसे बड़ा नाम तो शायना एनसी ले लीजिए। भाजपा की प्रवक्ता लड़ रही हैं शिंदे की शिवसेना से। ऐसे ही आप नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे शिंदे की पार्टी से, भाजपा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे की बेटी संजना जाधव, फिर पूर्व भाजपा नेता राजेंद्र गावित, विलास तारे भोईसर से, भिवंडी पूर्व से भाजपा नेता संतोष शेट्टी। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, बहुत सारे नेता। भाजपा ने नेता भी दे दिया। लो भाई, सीट दिया लेकिन नेता भी दे दिया। तो भाजपा के सीटों की संख्या कहां पहुंच रही है आप खुद सोचिए। लेकिन उद्धव ठाकरे कहां है भाई? पिछली बार तो भाजपा ने इनको 126 सीटें दी थी, सोचिए। और इस बार सिर्फ 96 सीटें, सिर्फ। तो आप कहां हैं? कहां बचे? कहां रहे?
और ये तो कहीं छिपी हुई बात नहीं है ना दोस्तों कि बाला साहेब ठाकरे के कांग्रेस के प्रति क्या विचार थे, गांधी परिवार के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। आज भी ये वीडियो वायरल है, कई बार तो मैं दिखा चुका हूं, अब वो दिखाने की भी जरूरत नहीं है, जैसे ही बोलता हूं लोग समझ जाते हैं। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, सिर्फ सत्ता की लालसा में, सत्ता क्या, सत्ता तो भाजपा के साथ वैसे ही मिल रही थी, मुख्यमंत्री बनने की लालसा में उद्धव ठाकरे ने अपनी पूरी की पूरी दुकान, जिसको शिव बाला साहब ठाकरे बोलते थे, वो गांधी परिवार के आगे सुपुर्द कर दिया। अब तो राहुल गांधी ने तो इनका एजेंडा रिलीज किया है, आपको भी पता है। राहुल गांधी महाविकास अघाड़ी का मैनिफेस्टो लॉन्च करते हैं और उनके नेतृत्व में उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं। और आज मैं ऐसे ही नहीं कहता दोस्तों, न माया मिली न राम, और जीवन भर भोगते रहेंगे। आज स्थिति यह है दोस्तों कि बाला साहेब ठाकरे की जो पूरी की पूरी विरासत है वो छिन्न भिन्न हो गई है। आप खुद सोचिए, उद्धव ठाकरे के पुत्र बाला साहेब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिंदे की शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को उतार दिया है। आप सोचिए कितना बड़ा कैंडिडेट है, कितने मजबूत हैं। और इसी तरीके से उद्धव को उनके भतीजे ही चुनौती दे रहे हैं, राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे। तो कई सीटों में शिवसेना खुद ही फंसी हुई है। बाला साहेब ठाकरे की पूरी विरासत कुछ सीटों में उलझ कर रह गई है। उन्हीं को मानने वाले नेता आपस में लड़ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे को क्या मिला, आप खुद सोचिए दोस्तों, क्या मिला। और जब इतनी सारी बात कह रहा हूं तो उद्धव ठाकरे या बाला साहेब ठाकरे के समय की शिवसेना को याद कीजिए। बाला साहेब कभी मुख्यमंत्री बने नहीं, कभी इच्छा भी नहीं रखी। वो तो बोलते थे कि हम बनाते हैं भाई, और उनकी हनक थी, हनक। और उन्हीं के समय मातोश्री, याद रखिए, मातोश्री लोग पहुंचते थे, वहां से सरकारें बनती थी, गिरती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को कहां लेकर गए? वो होटल के चक्कर लगा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। मतलब ये स्थिति हो गई। अब मातोश्री तो कोई जाता तक नहीं है दोस्तों। अगर हिम्मत हो तो कभी गांधी परिवार को बुलाकर दिखा दें। पीएम ने एक बड़ी जबरदस्त चुनौती दी थी, आज तक पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे से, उनके पूरे परिवार से, शिवसेना जो उनकी शिवसेना है, कि जरा गांधी परिवार जिनके साथ आपने गठबंधन किया है उनसे सिर्फ बाला साहेब ठाकरे की प्रशंसा करवा दो, एक लाइन बुलवा दो। नहीं बुलवा पाए, बुलवा ही नहीं सकते। बल्कि हुआ क्या, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने की लालसा में कहां तक गए, राहुल गांधी के दरबार में पहुंच गए, हाजिरी लगाई। आप देखिए इस फोटो को, तीनों हैं, उद्धव ठाकरे, उनके पुत्र हैं, संजय राउत जो अकड़ कर बोलते हैं, वहां गए कि हमको बनवा दो, अब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दो। कुछ नहीं मिला। इसके बाद उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के भी दरबार में पहुंचे, कोई तस्वीर नहीं आई। वैसे भी गांधी परिवार के बड़े बड़े दिग्गजों के यहां आप उद्योगपतियों का ढूंढिए, नहीं मिलेगा। पीएम भी बोल चुके हैं, मुलाकात तो सब होती है, सब कुछ होता है, लेकिन तस्वीर नहीं। सोनिया गांधी के साथ उद्धव ठाकरे की कोई तस्वीर भी सामने नहीं आई, क्योंकि शरद पवार साफ साफ कह रहे थे कि तुम चाहे जितना घूम लो, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की कोई घोषणा नहीं होगी, मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसके अधिक विधायक होंगे, बार बार कह रहे थे। और लोगों ने कितने मीम्स बनाए दोस्तों, आपको भी पता है। देखिए ना, घालीन, लोटांगन, वंदिन, चरण। लेकिन उद्धव ठाकरे क्या हुआ, इतना सब कुछ करने के बाद, मिन्नतें करने के बाद कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। अकड़ते रहते थे। आप याद कीजिए, मोदी जी प्रधानमंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, और ये जनाब
कैसे एकदम लगातार रगड़ते रहते थे, सरकार के भीतर हैं और पूरी आलोचना कर रहे हैं, मतलब सरकार का जीना हराम कर दिया एक तरीके से। ऐसे लोगों को कांग्रेस सही सबक सिखाती है। इस मामले में देख करके लगता है कि देखो ये तरीका है, भाजपा वाले बड़ा लैग करते हैं दोस्तों, भाजपा वाले कर नहीं पाते, लोग मन महसूस कर रह जाते हैं कि भाई ये आदमी इतनी धमकियां दे रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, भाजपा वाले कुछ कर नहीं पाते। कांग्रेस वालों ने सही औकात दिखाई है दोस्तों। और मैं जो कह रहा हूं ना, माया मिली ना राम। देखिए उद्धव ठाकरे कहां पहुंच गए। आज उन पर औरंगजेब से जुड़ने का आरोप लग रहा है। अब जो भी मामला हो, लेकिन ये तो सच है ना कि वो भी तुष्टीकरण की राजनीति में उतर आए हैं। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो क्या सोचते। भाजपा नेता ने तो कहा ही ना कि उनकी पिटाई कर देते। तो जो बाला साहेब ठाकरे की विरासत है, उस विरासत को कहां लेकर गए उद्धव ठाकरे, सोचिए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो समझ गए कि अब तो मुख्यमंत्री गई, ये कुर्सी तो गई, अब नहीं मिल सकती। अब महाविकास अघाड़ी सरकार में आ भी जाए तब भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं हो सकता। सिद्धांतों से भी गए, सनातन संस्कृति के प्रति जो एक भावना थी उससे भी गए। मराठी हिंदू हृदय सम्राट और जो बाला साहेब ठाकरे की एक बात थी कि सत्ता को झुका कर रखते थे, सत्ता के आगे नहीं झुकते थे, सत्ता के लिए नहीं झुकते थे, वो भी खत्म हो गया। तो ये कहानी दोस्तों राजनीति में उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जो शॉर्टकट लेना चाहते हैं। ये केजरीवाल टाइप की राजनीति है। उनको लगा कि बस अभी ये कर लो, वो कर लो, मुख्यमंत्री बन जाओ, बन गए। क्या हुआ? खत्म, 2.5 साल में गए और अब तो जीवन भर नहीं बन पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति पर यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब तो बस गिनती के दिन बचे हैं, नतीजे भी आएंगे अब तो 23 तारीख को। तो देखिए कहां ये राजनीति पहुंचती है, किस करवट लेती है। आपकी क्या राय है इस कहानी पर जरूर बताइएगा। मैं तो साफ मानता हूं कि उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना लगभग नामुमकिन हो गया और कभी नहीं बन पाएंगे। उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक विरासत को चौपट कर दिया है। तो अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। और हाँ, महाराष्ट्र चुनाव पर ही मैंने एक गीत तैयार किया, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ये HB मेलोडी में है और उसमें लगातार झारखंड चुनाव पर भी, महाराष्ट्र चुनाव पर भी और कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे उस पर भी एक रील तैयार किया, 1-2 रील, वो भी देखिएगा। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।